वेलकम टू मिनट मिरर पॉडकास्ट। दिस इज जैन खान। आज हमारे गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मारूफ सिंगर एंड सीनियर एंकर पर्सन कामरान सिकंदर साहब। वेलकम टू आवर शो। आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच जैन भाई, कैसे हैं आप? पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमें थोड़े से अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं आजकल एक सैटेलाइट टेलीविज़न के लिए मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ, कलर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और उसके साथ साथ प्लेबैक सिंगिंग चल रही है। प्लेबैक भी और फोर प्ले भी, मतलब अपनी प्राइवेट वीडियोस भी कर रहा हूँ और टाइटल सॉन्ग्स भी कर रहा हूँ, OSTs भी कर रहा हूँ टीवी सीरियल्स के लिए, मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स के लिए। I've seen you in many award shows. आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस बताएं एज अ सिंगर पाकिस्तान में। हाउ इज इट टू बी अ सिंगर? बहुत अच्छा है जी, मतलब यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर उनमें सिंगिंग का टैलेंट है तो अगर वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मेहनत करें, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, बड़ा स्कोप है। मैंने ज़्यादा मतलब OSTs की हैं, प्लेबैक सिंगिंग की है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं। बड़े बड़े टीवी सीरियल्स के मतलब मैंने OSTs कंपोज किए हैं, गाए हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, वसीशा, SN तालिश, राजा अयूब, राहिल राव और बहुत से लोग, महमूद असलम, मोदी भाई बुलबुले वाले, उनके साथ काम किया है। सवेरा नदी मेरी बहुत बड़ी क्लाइंट थी, उनके मैंने बहुत टीवी सीरियल्स के मतलब प्रोजेक्ट्स किए हैं और इस तरह मतलब चलता रहा मेरा काम। फिर बीच में एक गैप आ गया, फिर मैं मतलब ज़्यादा तवज्जो एंकरिंग पे देना शुरू कर दी। अब दोबारा मैंने स्टार्ट किया, अब दोबारा मेरे पास काफ़ी टीवी सीरियल्स हैं, उनके मैं मतलब OSTs कंपोज भी कर रहा हूँ, सिंग भी कर रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अच्छा, अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये है कि वो जो है ना, जो आपकी ख्वाहिश होती है या जिस प्रोफेशन कहते हैं ना, अगर आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप खुशकिस्मत इंसान है। तो मेरा मतलब मेरे साथ यही है कि मेरा शौक मेरा प्रोफेशन बना हुआ है। तो मैं शोबिज़ में हूँ, मतलब एंकरिंग भी कर रहा हूँ, होस्टिंग भी कर रहा हूँ, सिंगिंग भी कर रहा हूँ और लाइफ इंजॉय भी कर रहा हूँ। और आपका फेवरेट जॉनरा क्या है? मेलो, लाइट सॉन्ग्स और मेलो। जिस तरह आपको पता है कि टाइटल सॉन्ग्स में या OSTs में मेलोडियस और स्लो मेलो मतलब सॉन्ग्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरा मूड भी वही है और मेरा जॉनरा भी वही है। थोड़ा सा कुछ हमें, हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा कुछ सुनाएं आप। बिल्कुल, मैं 2 लाइनें वो सुना देता हूँ। जो सॉन्ग मेरा बहुत हिट हुआ था PTV पे, वो 3 साल ऑन एयर रहे, सॉप सीरियल था सिर्फ तुम्हारे लिए, जो कि वसी शाह साहब ने लिखा था और शेरी खान ने उसको डायरेक्ट किया था और बहुत अच्छी कास्ट के साथ था। कबीर खान, इफ़त रहीम, राबी पीरज़ादा, मोहम्मद राना उसमें मतलब पहली दफ़ा उन्होंने डेब्यू किया था टीवी सीरियल्स में। तो वो कुछ इस तरह से आपने सुना भी होगा। चांदनी गुनगुनाने लगी, तारे आंगन में आने लगे, किस लिए रंग मेहंदी का खेल लगा, फूल हमको सताने लगे, किस लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। विदाउट एनी इक्विपमेंट ऐसा सुर निकालना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। थोड़ा सा हमें बताएं कि आई वांट टू गेट इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। इंडिया बहुत सारे स्टार्स निकालता है एवरी ईयर, ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इस तेज़ी से स्टार्स क्यों नहीं बनते? जैन, बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अगर हम सिंगिंग के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाने वाले हैं, क्लासिकल गाने वाले बहुत हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास वो मार्केट नहीं है। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया की है। इंडिया में मतलब वहाँ पे जो मतलब सिंगर है, वहाँ पे उसकी बहुत वैल्यू है, वहाँ उसकी बहुत इज़्ज़त है। आम सिंगर भी वहाँ पे मतलब अच्छा अर्न कर रहा होता है, अच्छा कमा रहा होता है। और वजह ये है कि वहाँ उनकी मार्केट बड़ी मतलब बहुत वास्ट मार्केट है। वहाँ पे वो लोग अपने सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, उनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं और उनको स्टार बना के छोड़ते हैं। मतलब आपके पास बहुत बड़ी मिसालें हैं कि हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स वहाँ जाके मतलब इंटरनेशनल उन्होंने फेम हासिल किया। सर, मैं यही बात करने लगा था कि पाकिस्तानी सिंगर्स मेजॉरिटी में जब तक वो बॉलीवुड ना जाएं तो वो पाकिस्तान में स्टार नहीं बनते। एग्जैक्टली, वो मतलब उनको वो इंटरनेशनल फेम वाला जो ठप्पा है ना, वो नहीं लगता। आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान,
शफकत अमानत अली और बहुत से नाम हैं जिन्होंने मतलब इंडिया में जाके बड़ा नाम कमाया है। और नो डाउट कि उनमें टैलेंट भी था, उनकी मतलब एक मुनफरद आवाज़ थी, उनका स्टाइल उनको मतलब आके लेके गया और इंडिया ने उनको मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने उनसे फ़ायदा लिया है। ऐसे इंडिया ने उनसे फ़ायदा लिया, लेकिन उनका भी मतलब फ़ायदा ये हुआ है कि वो उनको इंटरनेशनल फेम मिली है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाया है। तो उस तरह की मार्केट हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो अब इस वक्त हमारे पास एक ऐसी म्यूज़िक कंपनी नहीं है जो कि कोई वीडियो एल्बम या ऑडियो एल्बम किसी सिंगर का रिलीज़ कर सके। यहाँ पे तो हर सिंगर को बेचारे को अपनी तगोदौ करनी पड़ती, अपनी ही मतलब जो है ना एफर्ट्स हैं, अपनी एफर्ट उसको करनी पड़ती है, पैसा खुद से लगाना पड़ता है वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए। फिर उसके बाद मतलब वो पैसा लगा भी देगा तो फिर उसके बाद उसके प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि मैं करूँगी अब इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ से इसको मैं रिलीज़ करवाऊँ जिससे मुझे कोई 2-4 पैसे आने शुरू हो जाएं। आपने जिन सिंगर्स की अभी नाम लिया, मेरा ख्याल है कि ये जो सिंगर्स हैं ये इंडिया में ऐसा कोई सिंगर नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके सुर में और टैलेंट में। एग्जैक्टली, नो डाउट। मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंफ्रास्ट्रक्चर है, म्यूज़िक मार्केट है, उसको क्या क्या स्टेप्स वो उठा सकती है जिससे वो कम से कम अपने जो सिंगर्स हैं उनको अच्छे तरीके से असिस्ट और सपोर्ट कर प्लेटफॉर्म मतलब जिस तरह वहाँ की जी कंपनी है, जी म्यूज़िक है, सोनी म्यूज़िक है और बहुत से नाम हैं उनके, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। उस तरह की कंपनीज़ हमें यहाँ पे मतलब उस तरह के प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स पाकिस्तान में चाहिए जो उस तरह की कंपनीज़ बनाएं और नए टैलेंट को वो चांस दें, उनसे पैसे ना लें कि जी हमें पैसे दें हम आपके गाने रिलीज़ करते हैं। वहाँ पैसा नहीं होता, वहाँ पे सिंगर्स को पैसे दे के उनके गाने रिलीज़ करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे 1-2 कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब दिल आज़ारी होगी और लड़ाई भी हो सकती है उनके साथ कि यहाँ पे काम ही होता है कि अगर एक तो हमारे पास रिलीजिंग कंपनी भी है तो ये करते हैं अगर कोई नया सिंगर है जिसने अच्छा काम भी कर लिया तो उसको कहते हैं जी हमें इतने पैसे दे दें, हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपका गाना रिलीज़ कर देंगे। ये सबसे बड़ा, हाँ, ये मतलब ये एक किस्म के ब्लैक मेलिंग है कि एक सिंगर ने अच्छा काम कर भी लिया, अच्छा गाना बना भी लिया तो उससे पैसे मांगे जाते हैं जी मैं पैसे दें हम आपको मतलब रिलीज़ करते हैं। और फिर भी उनकी वो रीच नहीं है जो वो, हाँ, बॉलीवुड जितनी रीच नहीं हो सकती ना, बिल्कुल नहीं है। आपको अपना मतलब एक नाम बनाने के लिए बॉलीवुड की ज़रूरत मतलब थी एक दौर में, लेकिन अब सिनेरियो सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया, काफ़ी चेंज। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया और मतलब जो हमारे यूट्यूब की बात कर लें, अगर यूट्यूब पे बहुत से सिंगर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा अपना मतलब नाम बनाया और इंटरनेशनल फेम मिली। नाम भूल गया मुझे, बलूचिस्तान के सिंगर हैं जिन्होंने कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, उन्होंने मतलब यहीं से सारा कुछ किया। उन्होंने अपना एक गाना बनाया और मोबाइल पे उन्होंने वीडियो बनाई है और वो यहीं से उनको मतलब नाम मिला है। लेकिन सब वो मतलब एक्सेप्शनल है ना, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें निकल जाते हैं, बाकी बहुत टैलेंट है, बड़े बड़े सिंगर्स बेचारे पड़े। मेरे शोज में बड़े ऐसे सिंगर्स आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे टैलेंट देखे हैं, तो पता नहीं क्यों करें। पाकिस्तानी कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनके नाम पे स्टूडियोज खुले हुए हैं, वो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। हाँ, हमारे नेस्कैफे स्टूडियो की वो भी साथ कोक स्टूडियो भी, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि हम अलाउड है कि नहीं। हाँ, वो तो फिर अगर अलाउड है तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। मगर वो कितने अच्छे वो स्टूडियोज हैं जिनके नाम से स्टूडियो लगा हुआ है, उनको मैं देखता हूँ, उनकी फिल्म मेकिंग से लेके उनकी ऑडियो क्वालिटी, मेरा ख्याल है वो तो इंटरनेशनल लेवल की है। मेरा ख्याल है ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर ज्यादा बने तो वो भी असिस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म ज्यादा होने चाहिए और मतलब ज्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए। मैंने देखा है कि पिछले दिनों मैं एक ऐड देख रहा था जिनमें पाकिस्तान आइडल के नाम से वो कुछ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं और वो टैलेंट हंट कर रहे हैं और अच्छे सिंगर्स को वो मतलब एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वो अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी ले रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस तरह से हमें मतलब बहुत अच्छा और न्यू टैलेंट मिलेगा। 2004 से लेके 2007 तक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, अगर आपको याद हो। मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता। उसके बाद फिर डिक्लाइन आना शुरू हुई। आपको याद है स्टाइल 360 और इस टाइप के चैनल्स होते थे जो अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो डीजेज, आरजेज, ये बहुत एक इन चीज होती थी। एग्जैक्टली। और तब पॉप बैंड्स का भी बड़ा रिवाज होता था, रॉक एंड पॉप बैंड्स, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो किस तरह देखें हम, वी हैड जुनून, वी हैड जल, वी हैड सो मेनी बिग, रोजन, कॉल। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो फेड आउट हो गया, बैंड कल्चर भी खत्म होना शुरू हो गया, सारे इंडिविजुअल सिंगर्स बनना शुरू हो गए, कुछ एक्टिंग में घुस गए। किस तरह ये डिक्लाइन कैसे आया? मुझे लगता है कि इनकी बीच में वही फिर प्लेटफॉर्म से इवैपोरेट होना शुरू हो गया। प्लेटफॉर्म भी, और जो ज़्यादा
उस दौर में खबरें आई थी कि बैंड बनते ही टूटने के लिए हैं, ये एक स्लोगन बना था। उसके पीछे रीज़न क्या थी? सिर्फ मुआशियात, इकोनॉमिक्स, पैसा के डिवाइड ठीक नहीं हो रहा था, सिंगर को ज़्यादा मिल रहा था, जो गिटारिस्ट था या बाकी जो म्यूजिशियंस है या दूसरे बैंड मेंबर्स थे, उनके हिस्से में इतना वो नहीं आ रहा था, इस वजह से बैंड टूटे। बट इवन के इसके भी यही वजह थी, जुनून के टूटने की भी यही वजह थी। अच्छा, हाँ, यस एग्जैक्टली। और बड़े बड़े बैंड जो टूटे यही वजह थी। तो वो मतलब अपनी वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, दोस्ती को वो यकजा नहीं कर पाए उस दौर में। एनीवे मतलब कोई मसला नहीं, टूट गया। इंडिविजुअल फिर उन लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी मतलब फेम भी ली उन्होंने, और पाकिस्तान का नाम म्यूज़िक इंडस्ट्री में, पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब बनाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हमसाया मुल्क में पाकिस्तानी सिंगर्स की बहुत कदर है, और देखा जाता है हमारे टैलेंट को कि किस तरह काम कर रहे हैं। अब तो हालात बहुत ख़राब हो गए ना, जब ठीक हालात थे तो चुन चुन के हमारे सिंगर्स को वहाँ पे बुलाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। इवन कि मैं भी एक प्रोड्यूसर के पाइपलाइन में था, वो मुझसे मतलब काम करवाना चाह रहे थे बॉलीवुड में। दुबई में उनके साथ सारी सेटलमेंट हो गई थी, उनके दुबई में स्टूडियोज़ थे। उन्होंने कहा कि आप दुबई में आके हमारे साथ मतलब जॉइंट वेंचर करेंगे, और सारा मामला तय पा गए थे। लेकिन हालात फिर कुछ ऐसे हो गए, वो नहीं आगे नहीं मतलब कैरी नहीं कर पाए। मैं आपको मॉर्निंग शो देखता हूँ, इट्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। आप खुद एक सक्सेसफुल सिंगर हैं। आप थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे मुल्क में जो कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट सेंट्रिक नहीं है, वो ज़्यादा न्यूज़ सेंट्रिक है। बिल्कुल, इसकी एक वजह है। उसकी ये वजह है कि अब तो 90% 80% जो एंकर्स कह लें, उन्होंने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना लिए, और उनको यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। और उसके पीछे वजह ये है कि वो मतलब न्यूज़ बेस्ड और करंट अफेयर बेस्ड अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ना सिर्फ मतलब न्यू एंकर, बल्कि हमारे जो नामवर बड़े बड़े एंकर्स हैं जो टीवी चैनल्स पे बहुत हैवी अमाउंट और अंडर द टेबल भी लेते हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, उन पे उनकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है। और नीच उनकी क्या है? यही न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। तो सब लोगों ने ये देख लिया कि अच्छा, हम लकीर के फ़कीर हैं ना हम लोग, सब लोगों ने देख लिया कि यार न्यूज़ और करंट अफेयर्स और मतलब किसी ख़ास पार्टी को सपोर्ट करने और किसी एक ख़ास पार्टी की वो बैंड बजा दें तो उससे डॉलर ज़्यादा जनरेट होंगे, तो सब इसके पीछे पड़ गए। मगर अगर आप इसके बरक्स देखें तो वेस्ट में न्यूज़ भी ऑब्वियसली ब्लॉगिंग होती है, और न्यूज़ सेंट्रिक भी कंटेंट बनता है, बट एट द सेम टाइम टॉप 10 मूवीज, एग्जैक्टली म्यूजिक। सर, उनके देख लें वहाँ पे म्यूजिक और फिल्म को मतलब कितना बूस्ट मिलता है। वहाँ पे एंटरटेनमेंट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पे। तो मतलब फैमिलीज उन्होंने अपने जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे एंटरटेनमेंट को ही रखा होता है। मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमारा पिछले कुछ सालों से हमारी एंटरटेनमेंट यही हो गई है कि जनाब न्यूज़ में आप और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में सियासतदानों को लड़ता देख लें, इससे बड़ी एंटरटेनमेंट नहीं। मेरी मुसद्दिक मलिक साहब से इस्लामाबाद सरीना होटल में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करता हूँ, आप पॉलिटिकल बंदे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आएँ तो टाइम दें लाहौर में। कहता ज़रूर, मैं बिल्कुल आऊँगा, हमसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट और कौन दे सकता है। मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं यार हम एंटरटेनमेंट ही तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोग हमें देख रहे होते हैं, जो हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, तो वही तो सर देखिए चैनल्स की रीच कहाँ पे पहुँचती है। सैटेलाइट चैनल्स की बात करता हूँ, जितने पॉलिटिशियंस आपस में लड़ेंगे उसकी रीच प्रोग्राम की ज़्यादा होगी, सैटेलाइट पे भी और यूट्यूब पे भी। अच्छा, हमारा फेवरेट पास टाइम यही है कि हम अपने लोगों को ही बुरा भला कहते हैं, पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते रहते हैं, और हमें लगता है कि वहाँ से भी हमें रीच मिलेगी। एट द सेम टाइम मैं एक और फिनोमेना आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैं व्यू करता हूँ हमारे सोशल मीडिया डायनामिक्स में। यानी कि अगर आप कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटी देखते हैं और उसकी कोई भी पोस्ट होती है तो उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें, हमारे हमसाए बॉलीवुड में देख लें, वो बड़ी कदर और बड़ी इज्जत करते हैं अपने सेलिब्रिटी की। एट द सेम टाइम अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं नीचे जब मैं मैसेजेस में देखता हूँ सिर्फ उनको बुरा भला क्या गालियाँ दी जाती हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे आर्टिस्ट को, आर्ट को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, और कुछ ख़ास वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम जैसे लोगों के लिए, जो कि मैं आपके चैनल पे वो बोलना नहीं चाहता। हाँ ठीक है ना। तो ये एक रियलिटी है कि यहाँ पे आर्टिस्ट को, आर्ट को
उस निगाह से नहीं देखा जाता जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। मतलब सिर्फ हम मुल्क की बात करें तो वहाँ पे आर्टिस्ट की मतलब कदर की जाती है, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, उनको मतलब वो सर आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है जो कामरान भाई देखिए, कंटेंट एंजॉय भी करते हैं, ये हाँ, नहीं, वो ड्रामा देखेंगे, गाने भी सुन रहे होते हैं, गाने भी सुनेंगे, उनकी मूवीज भी देखेंगे और अपनी शादियों पे उनके गाने भी चलाएंगे, नाच भी रहे होंगे। लेकिन मतलब ये देख लें, ये मुनाफिकत है सबसे बड़ी, कि फिर गालियां भी उन्हीं को। ये तो भाई ये है, इस फैमिली से इसका ताल्लुक है। यानी कि जो आपको कलाकार या जो आपको जो सेलिब्रिटी है जो आपको एंटरटेन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, आपको रिलैक्स फील करा रहा है वीकेंड पे, आप उससे रिलैक्स भी होंगे, उससे फायदा भी उठाएंगे, कंटेंट भी उसका देखेंगे, और बुरा वाला भी उसे कहेंगे, बुरा वाला भी उसे कहेंगे। ये और मैं बड़े स्टार्स की भी बात कर रहा हूँ, यानी कि हमने ये एक अच्छा पास टाइम बना लिया कि हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसमें न्यूज के एंकर्स के साथ भी हम ये करते हैं। मसला सिर्फ ये है, न्यूज के एंकर के साथ भी उसकी वजह है ना कि अगर वो किसी खास पार्टी को सपोर्ट करेगा तो दूसरी पार्टी वाले उसको बुरा भला कहेंगे, उसकी ट्रोलिंग करेंगे, उसकी माँ बहन नहीं कर दें। मतलब ये चीजें भी आम है, यही चल रहा है। मेरा ख्याल है कि टॉलरेंस होना चाहिए ना सोसाइटी। टॉलरेंस बहुत ज्यादा है हमारे पास, वो कोई टॉलरेंस वाली तो बात ही नहीं। मतलब हर फील्ड में देख लें, मतलब पिछले दिनों एक वो 30 रुपए की चक्कर में वो 4 जाने चली गई हैं, वो आपने वाकया देखा होगा, कितना वायरल हुआ। वो क्या था, वो थोड़ी सी मतलब कर लेते, सब्र कर लेते, तहम्मुल कर लेते तो 4 जाने बच सकती थी। इसके अलावा उसके बाद फिर एक और वाकया हो गया, वो 50 रुपए की वजह से पता नहीं कितनी जाने चलेगी। तो ये पता नहीं क्या वजह है कि इतना गुस्सा, इतनी एग्रेशन क्यों आ गई हमारी जनरेशन में। इस चीज़ को जो है ना वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। इसके लिए जो है ना वो कुछ सोचना चाहिए हमारे दानिश्वरों को, हमारे मतलब बड़ों को, कि इस चीज़ पे ओवरकम कैसे किया जाए। मेरा ख्याल है इसमें वन ऑफ द रीजंस इज अगेन लैक ऑफ एंटरटेनमेंट ना। एक बंदा जो एंटरटेन ही नहीं हो रहा, वो कॉन्स्टेंटली न्यूज को कंज्यूम कर रहा है, और वो भी नेगेटिव न्यूज को। एक तो यहाँ अच्छी न्यूज नहीं चलती। मैं नॉर्मली अगर कोई अच्छा पोस्ट कर दूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल अच्छी हो रही है, या पाकिस्तान ने कोई अच्छी डीलिंग कर ली है कोई किसी और मुल्क के साथ, या ये देखें कि ये कोई बड़ी पॉजिटिव चीज हो रही है पाकिस्तान में, तो उसकी रीच वो नहीं होती। इसकी बजाय कि नेगेटिव कमेंट भी आपको देखने पड़ते होंगे, ऐसे ही है, उसकी वो रीच नहीं होती। जिससे अगर आप कोई नेगेटिव न्यूज पोस्ट करें कि जी ये हो गया, कोई धमाका हो गया, कोई बंदा, तो वो तब तक उसकी रीच नहीं बढ़ती। तो ये भी मेरा ख्याल है एक साइकोलॉजिकल चीज ही है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, लैक ऑफ मतलब क्या कहना चाहिए कि उनके पास एंटरटेनमेंट के मौके ही नहीं है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रहे, तो उन्हें फिर उनमें एग्रेशन ही आना है, गुस्सा ही आना है, फिर यही रिजल्ट आएंगे जो हम देख रहे हैं गलियों में, चौराहों में, बाज़ारों में। आज भी एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि एक बाइक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी, तो उसके बाद बस उस गाड़ी वाले ने उस बाइक वाले की ऐसी कर दी। अच्छा। मतलब आज की न्यूज़ में अभी देख के आ रहा था। मतलब कोई मतलब नहीं है उनमें, सब्र थमल नहीं है कि चलो एक छोटी सी एक टक्कर ही होगी तो क्या होगा। अगर आपकी बात करूं तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूं सर। माशाल्लाह आप इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जब आप कैवेलरी में थे, पता नहीं अब ये एडिट कर दें, मैं कहूँगा कि एडिट नहीं करना चाहिए। जब कैवेलरी में थे आप अपना प्रोडक्शन हाउस और बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे थे, बड़े अच्छे आपके गेस्ट थे, आपका बोलने का अंदाज, आपके प्रोग्राम को लेके चलने का अंदाज, न्यू जनरेशन को और न्यू टैलेंट को आप जिस तरह लेके आते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और इसी तरह आप इस चैनल पे भी, इस प्लेटफॉर्म पे भी प्रोग्राम करें और अच्छे लोगों को बुलाएं, और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की वो हाईलाइट करें हमारे लोगों तक। सर थैंक यू सो मच। सर आपसे कुछ आखिरी सवाल भी करना चाहता हूँ, कुछ लास्ट क्वेश्चंस। आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट किसी और पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के साथ, कोई आपने साथ काम किया हो, उनसे मुलाकात की हो, सेट पे कोई मुलाकात हो, अपने शो में कोई मुलाकात हो? मेमोरेबल पाकिस्तानी तो सेलिब्रिटीज़ मतलब सवेरा नदीम मेरी क्लाइंट रही, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत टाइम गुजारा। महमूद असलम मोदी भाई बुलबुले वाले, वो मेरे क्लाइंट थे, उनके मैंने बहुत से टीवी सीरियल्स के म्यूज़िक किए और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। मतलब जब वो लाहौर में थे, अब तो सब शिफ्ट कर गए ना कराची में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कराची शिफ्ट होगी। हमारी फैसल कुरैशी के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। 47 मतलब उनके साथ कोई इनके साथ कोई मेमोरेबल मोमेंट्स आप बता दें। मेमोरेबल मोमेंट्स वो थे जब सिर्फ तुम्हारे लिए का सॉन्ग मुझे मिला था। वो राहील राव साहब सिर्फ तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने गाना लिखवा लिया, बन गया। एक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है म्यूज़िक डायरेक्टर,
उनसे उन्होंने गाना बनवाया। तो जब वो गाना बन के राहिल राव साहब के पास गया, उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ दिस, ये कौन सा आपने पूरा फिल्मी गाना बना दिया, मैं एक मेलो ड्रामा बना रहा हूँ, मैं एक खूबसूरत प्रोडक्शन कर रहा हूँ और ये मैच ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने वो गाना रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो बहुत बड़ा नाम था फिल्म इंडस्ट्री का, मैं नाम नहीं लूँगा, अब वो नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह रिकल रहमत करे उनको, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फिर एहसन तालिश के साथ मेरी दोस्ती से बड़ा काम किया मैंने उनके साथ। उन्होंने कहा राहिल राव साहब को कि मेरे पास एक लड़का है, मैं उसको बुलाता हूँ तो उसको ट्राई करते हैं। उन्होंने कहा जल्दी करो, 5 मिनट के अंदर अंदर बुलाओ उसको। एहसन तालिश भाई की मुझे कॉल है कि कामरान जल्दी पहुँचो। उनका ऑफिस भी उधर था कैवेलरी ग्राउंड में। अच्छा। और उसमें उनके पार्टनर थे हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े टीवी एंकर मोहम्मद मालिक साहब, जानते होंगे आप, वो उनके पार्टनर थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि कामरान जी ऐसा तालिश मुझे मिले, राहिल राव साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, ये गाना है और ये यहाँ से बन के आया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ये लिरिक्स हैं, तो इस पर नई कंपोजिशन बना के मुझे अभी दो। मैंने कहा सर दे मुझे, मैंने वो सारा वो पढ़ा, और गाना वसी शाह ने लिखा हुआ था। मैंने देखा, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे दें। मैंने वो मतलब ये धुन जो मैंने आपको स्टार्ट में सुनाई वो मैंने बना दी। मैंने एहसन तालिश भाई को बुलाया, मैंने कहा ये मैंने बनाई। कहता यार मज़ा तो आ रहा है, चलिए राहिल राव साहब के पास चलते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं। मैंने साथ उनके ऑफिस में गए, उनको सुनाया मैंने। कहते ये बात, ये मैं चाहता था यार, ये वाली चीज़ चाहता था, चलिए रिकॉर्ड करें। उसी शाम हमने स्टूडियो बुक करवाया, म्यूजिशियंस को अरेंज किया, हमने म्यूज़िक अरेंज किया, उसी रात सारा म्यूज़िक बना। फिर वसी शाह का ये लिखा हुआ था, वसी शाह साहब की कॉल आ गई, उनको पता चल गया ना कि सारा ये सीन चल रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगर कौन है? उन्होंने कहा जी कामरान। कहते हैं यार कामरान से मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपने मुझे बुलाना है, मैं खुद खड़ा होकर ये जो है ना गाना रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो जब मतलब वोकल डब करने थे तो वसी शाह साहब भी आ गए। तो वसी शाह साहब मेरे सर के ऊपर खड़े हुए थे, कामरान इस तरह गाना है, ये फील देनी है आपने। वो पूरा गाना वसी शाह ने अपनी डायरेक्शन में मुझसे गाया। तो मतलब मेरे लिए बड़े मेमोरेबल थे। और वो गाना बहुत हिट बहुत हुआ, वो गाना 3 साल मतलब पीटीवी पे चल रहा हूँ उसका, मतलब बहुत उस गाने से फिर मुझे काम बहुत मिला। कराची से मैंने फिर मतलब मुझे बहुत डिमांड्स आई, मैंने फिर उनके लिए बहुत काम किया कराची की प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ। तो ये मतलब मेरे लिए बड़ा अच्छा। वसी शाह साहब बहुत बड़े। यस। और वो मेरे सर पे खड़े हुए थे और मुझे गा के कह रहे थे नहीं इस तरह का कामरान, ये निकालो दिल से, ये निकालो। मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने कहा